आज हमारे पास एक काफी परेशान कर देने वाला जाती अनुभव है। ये कहानी कोलकाता के पास की है। गंगा किनारे एक पुरानी हवेली है। लोग उसे चंद्र हवेली कहते हैं। चंद्र हवेली। हाँ, और ये कहानी हमें अमित नाम के एक शख्स ने भेजी है। उनके परिवार के साथ जो हुआ ये उसके बारे में है। अच्छा। उनका मानना है कि कुछ घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनते, वो यादों, राज और कभी-कभी श्रापों से बने होते हैं। और अक्सर ये कहानियां सिर्फ बाहर के भूत प्रेत की नहीं होती है ना। बिल्कुल। ये हमारे अंदर के डर की, हमारे अपराध बोध की होती हैं, उन राजों की जिन्हें हम खुद से भी छुपाते हैं। तो आज हम अमित की भेजी इसी कहानी की परतें खोलेंगे। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्र हवेली में असल में हुआ क्या था। क्या वहां वाकई कोई अतृप्त आत्मा थी, या उस घर ने सिर्फ एक आईने का काम किया जिसमें एक परिवार अपने ही अंदर के राक्षसों से रूबरू हो गया। चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। अमित का परिवार शहर की भागदौड़ से दूर जाना चाहता था, एक शांत जगह। और चंद्र हवेली उन्हें एक शानदार सौदे की तरह लगी। बहुत बड़ी हवेली, नदी के किनारे, और कीमत बहुत कम होगी। इतनी कम कि यकीन करना मुश्किल था। यही तो होता है ऐसी कहानियों में। हाँ, और अमित जो उस वक्त यूनिवर्सिटी से निकला ही था, वो इन सब बातों में यकीन नहीं करता था। चुड़ैल, भूत प्रेत, अंधविश्वास लगता था। बिल्कुल। गांव वालों ने इन्हें चेताया भी था। कहते थे कि हवेली में एक चुड़ैल रहती है, जिसके पैर उल्टे हैं। एग्जैक्टली, जिसके पैर उल्टे हैं। अमित ने ये सब मजाक में उड़ा दिया। और यहीं से भारतीय लोक कथाओं का एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है, उल्टे पैर वाली चुड़ैल। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बंगाल से लेकर उत्तर भारत तक कई कहानियों में मिलेगा। ये सिर्फ एक डरावना इमेज नहीं है, इसके पीछे गहरा प्रतीकात्मक है। उल्टे पैर ये दिखाते हैं कि वो जो सत्ता है, वो एंटिटी, वो नॉर्मल नहीं है। वो न तो पूरी तरह इंसानों की दुनिया की है, नहीं पूरी तरह मुर्दों की। वो बीच में फंसी हुई है, एक ऐसी जगह जहां कुदरत के नियम लागू नहीं होते। और अमित के परिवार को ये गलत होने का एहसास पहली रात से होने लगा। अच्छा। उन्होंने बताया कि घर जिंदा महसूस होता था। जिंदा? हाँ, आधी रात को जब टिन की छत पर बारिश होती तो दीवारों से अजीब आवाजें आती थीं। जैसे? अमित ने हमें साफ साफ लिखा है कि वो आवाजें पुराने पाइप या हवा की नहीं थी। वो एक फुसफुसाहट थी जो उसका नाम लेती थी। उसका नाम? हाँ, अमित। अमित। देखिए, साइकोलॉजिकली इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा सकती है। कैसे? इसे ऑडिटरी पैराडोलिया कहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न ढूंढता है, तो एक पुराने घर की अनजानी आवाजों में वो अपना नाम सुन सकता है। हाँ, दिमाग उन बेतरतीब आवाजों में एक जाना पहचाना पैटर्न, जैसे अपना नाम, ढूंढ सकता है, खासकर जब आप पहले से ही तनाव में हो। लेकिन अमित का कहना है कि ये फुसफुसाहटें सिर्फ उसका नाम नहीं लेती थीं, वो धीरे धीरे और ज्यादा जाती होती गईं। मतलब? वो उसे वो बातें याद दिलाती थी जो उसने किसी को नहीं बताई थीं। ओहो। जैसे एक बार उसने जरूरत पड़ने पर अपने दादाजी के संदूक से पैसे चुराए थे, या फिर वो गहरा अपराध बोध जो उसे अपनी बहन को लेकर था। बहन को लेकर? हाँ, जिसने एक बार उससे मदद मांगी थी और उसने नजरअंदाज कर दिया था, जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई थी। और ये वो पॉइंट है जहां कहानी एक आम भूत की कहानी से एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। सही। अब वो घर या भूत कोई बाहरी ताकत नहीं रही, वो अमित के ज़मीर की आवाज बन गई है। मतलब हवेली एक एको चेंबर की तरह काम कर रही थी। बिल्कुल। जो उसके अंदर दबे अपराध बोध को बढ़ाकर वापस उसी पर फेंक रही है। और ये ज्यादा डरावना है, क्योंकि एक बाहरी भूत से आप लड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, पर आप अपने ही ज़मीर से भागकर कहाँ जाएंगे, है ना? सही बात है। ये डर तब और बढ़ गया जब एक शाम बिजली चली गई। अमित हिम्मत करके अटारी में गया, जहां पुराने जमींदार परिवार का सामान पड़ा था। अच्छा। वहां उसे धूल भरी तस्वीरों का एक एल्बम मिला। एक तस्वीर जमींदार की पत्नी की थी। अमित ने लिखा है कि उस औरत की आंखें वो ऐसी थीं जैसे वो तस्वीर से उसे घूर रही हों। जैसे ही उसने तस्वीर उठाई, उसके कान के पास एक ठंडी सी फुसफुसाहट गूंजी। उसने मेरा बच्चा छीन लिया, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। यहाँ फिर से दो परतें हैं। एक तरफ ये बंगाल की पुरानी जमींदार हवेलियों से जुड़ी कहानियों का एक क्लासिक एलिमेंट है। हाँ, ऐसी हवेलियों ने बहुत कुछ देखा होता है। बहुत कुछ, शानो शौकत, दुख, साजिशें, औरतों पर हुए जुल्म। तो हो सकता है ये उस जगह की एक दुखद याद हो, जिसे रेजिडुअल हॉन्टिंग कहते हैं। और दूसरी परत क्या है? दूसरी परत अमित का अपना दिमाग है। वो पहले से ही अपनी बहन को लेकर अपराध बोध से भरा हुआ है। परिवार के एक सदस्य को खोने का दुख। तो क्या हुआ? वो सुबह उठता तो उसके हाथों पर नाखून से खुरचने जैसे निशान होते थे, पतले पतले लाल निशान। और फिर आईनों ने उसे धोखा देना शुरू कर दिया। आईनों ने? कभी उसे लगता कि आईने में उसका अक्स उससे एक पल बाद हिलता है,
तो कभी अपनी पीठ के पीछे एक धुंधली परछाई दिखती जो पलटते ही गायब हो जाती। ये मानसिक बिखराव के बहुत क्लासिक लक्षण हैं। तनाव और डर जब हद से ज्यादा बढ़ जाएं, तो वो शारीरिक रूप ले सकते हैं। हाँ, नींद में चलना, खुद को खरोचना, ये सब गहरे मानसिक दबाव के संकेत हो सकते हैं। और आईने वाली बात, मनोवैज्ञानिक इसे डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। जब आपको अपनी ही पहचान पर शक होने लगे, एक पल के लिए आईने में अपना अक्स किसी और का लगना, ये डर की वो इंतहा है जहां इंसान का अपने आप से ही संपर्क टूटने लगता है। उसके परिवार वाले भी अब डरने लगे थे, पर वो अब हवेली से नहीं, अमित से डर रहे थे। उन्हें लग रहा होगा कि उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है। हाँ, किसी ऐसी दुनिया में जहां वो उस तक नहीं पहुंच सकते। और यही एक हॉन्टिंग का असली मकसद होता है, अगर हम उसे एक चेतन शक्ति माने। परिवार को तोड़ना। बिल्कुल। रिश्तों में शक पैदा करना, एक दूसरे के लिए फिक्र को डर में बदलना। वो घर अब सिर्फ अमित को नहीं, पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले रहा था। ये सब अपने चरम पर पहुंचा दुर्गा पूजा के दौरान। अच्छा। बाहर पंडालों में ढाक की आवाजें गूंज रही थीं, उत्सव का माहौल था, लेकिन हवेली के अंदर एक अजीब भारी खामोशी थी। अमित लिखता है, जैसे बाहर की सारी जिंदगी घर की दहलीज पर आकर दम तोड़ देती हो। बाप रे। उस रात उसे तहखाने से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तहखाना कहानियों में ये जगह हमेशा अवचेतन मन का प्रतीक होती है, जहां हम अपने सबसे गहरे राज छुपाते हैं। और डरावनी यादें। बच्चे के रोने की आवाज उसे उसी जगह पर खींच रही थी। एक बुलावा था अपने अंदर के सबसे अंधेरे कोने का सामना करने के लिए। अमित कांपते कदमों से नीचे उतरा। तहखाना मकड़ी के जालों से, जंग लगी जंजीरों से और एक बेहद परेशान कर देने वाली चीज से भरा था। क्या? एक कोने में एक जला हुआ पालना रखा था। जला हुआ पालना? हाँ, और जैसे ही अमित उस पालने के पास पहुंचा, बच्चे का रोना बंद हो गया। इससे ज्यादा दर्दनाक प्रतीक क्या हो सकता है? पालना नई जिंदगी, उम्मीद का प्रतीक है, और उसका जला हुआ होना मतलब उस उम्मीद का कत्ल। ये उस घर के दुखद अतीत का सबूत हो सकता है, या फिर ये अमित के अपराध बोध का एक और रूपक है कि वो अपनी बहन को सुरक्षा नहीं दे पाया। रोना बंद होते ही एक बर्फीली फुसफुसाहट पूरे तहखाने में गूंजी। इस बार आवाज बेहद साफ थी। क्या कहा उसने? तुम जानते हो परिवार को खोना कैसा होता है ना? तुम्हारी बहन, उसने भी तुम्हें पुकारा था। ये सीधा हमला था। अमित का कहना है कि ये हमला उसकी याददाश्त पर नहीं, उसकी आत्मा पर था। बिल्कुल, अब तक जो भी हो रहा था उसे वहम कहकर टाला जा सकता था, पर ये उसे दोषी ठहरा रही थी। हाँ, उसने अमित के सबसे बड़े राज को पकड़ लिया था और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ आकर वहम और हकीकत के बीच की लकीर पूरी तरह मिट जाती है। और तभी अंधेरे में उसने उसे देखा। किसे? सफेद साड़ी में एक औरत, उलझे बालों से ढका हुआ चेहरा और उसके पैर जमीन से उल्टे जुड़े हुए थे। ओह, तो वो असली थी। उसने अपना ठंडा हाथ अमित की तरफ बढ़ाया और फुसफुसाई, हमारे साथ आ जाओ, सब ठीक कर दो। ये क्लाइमैक्स है जहां लोक कथा और व्यक्तिगत मनोविज्ञान एक हो जाते हैं। वो औरत सिर्फ एक भूत नहीं है, वो उसके अपराध बोध का साकार रूप है, और उसका ऑफर, सब ठीक कर दो, ये पागलपन का सबसे आकर्षक वादा होता है। मतलब की तरह भागकर ऊपर आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या हुआ? हवेली ने जैसे उन्हें कैद कर लिया था। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, बत्तियां जल बुझ रही थीं, और खिड़कियों पर गीले हाथों के निशान बन रहे थे। अब ये हॉन्टिंग सिर्फ दिमागी नहीं रही, ये फिजिकल हो गई है। इसे पॉल्टरगाइस्ट फिनोमिनन से जोड़ते हैं, जहां किसी इंसान का दबा हुआ मानसिक तनाव, हाँ, या गुस्सा बाहर की दुनिया में भौतिक असर दिखाने लगता है। तो क्या ये हवेली का भूत था, या अमित का अपना अंदरूनी तूफान अब बाहर निकलकर घर को तबाह कर रहा था? अमित को तद एहसास हुआ कि वो चुड़ैल सिर्फ हवेली में नहीं थी, वो उनके अंदर घुस चुकी थी। वो उनके परिवार की दरारों को और चौड़ा कर रही थी। उसके माता पिता के झगड़े बढ़ गए थे, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे होंगे। हाँ, घर का माहौल इतना जहरीला हो चुका था कि अब वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। यही असली जीत होती है ऐसी किसी नकारात्मक शक्ति की। वो आपको मारती नहीं, वो आपको अंदर से खोखला कर देती है, आपके रिश्तों को खत्म कर देती है, आपके भरोसे को तोड़ देती है। वो आपको जिंदा तो रखती है, पर एक ऐसी जिंदगी देती है जो मौत से बदतर हो। कहानी का अंत अमित के अकेलेपन से होता है। परिवार का क्या हुआ? वो हमें बताता है कि उसका परिवार बिखर गया। वो खुद कई साल तक इलाज के बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। और वो फुसफुसाहटें अब दीवारों से नहीं, उसके दिमाग के अंदर से आती हैं। बाप रे। वो एक चेतावनी के साथ अपनी कहानी खत्म करता है। अगर कभी कोलकाता में
नदी किनारे किसी खंडहर हवेली के पास से गुजरो और हवा में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना। लोक कथाओं में ये एक आम नियम है। किसी अनजान आवाज को जवाब देने का मतलब है उसे अपने ऊपर अधिकार देना, अपने अंदर आने की इजाजत देना। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो इसका मतलब है अपने डर को सच मान लेना। एक बार आपने मान लिया कि वो फुसफुसाहट असली है, तो फिर आपका दिमाग उसे हकीकत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो आखिर में सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है, क्या चंद्र हवेली में वाकई कोई चुड़ैल थी, या उस घर ने सिर्फ उस परिवार के अंदर पहले से मौजूद दरारों, उनके राज और उनके अपराध बोध को उजागर कर दिया? क्या भूत इंसान को पागल बनाता है, या पागलपन ही अपने भूत खुद बना लेता है? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। हाँ, शायद कुछ जगहों में वाकई एक उदासी, एक दर्द बसा होता है, और जब सही इंसान अपने सही दर्द के साथ उस जगह पर पहुंचता है तो दोनों मिलकर एक भयानक हकीकत बना लेते हैं। घर को अपनी कहानी कहने के लिए एक आवाज मिल जाती है, और इंसान को अपने दर्द को बाहर निकालने के लिए एक चेहरा। पर सोचने वाली बात यह है, क्या आपके घर की दीवारें आपको क्या फुसफुसा रही हैं?